बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं तो वो हमारे साथ क्या है, एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में हम क्लियर करने वाले हैं एंटी फंगल्स को, एंटी मलेरियल्स को, एंटीवायरल को और एंटीबायोटिक्स को। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एंटी माइक्रोबियल थेरापी, एंटी माइक्रोबियल थेरापी में हमारे साथ क्या क्या आते हैं। एंटी माइक्रोबियल थेरापी उस थेरापी को कहते हैं जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होते हैं उसको रोक दे या उसकी ग्रोथ को किल कर दे या उसको किल कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरापी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे साथ क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए एंड प्रोटोजोन। थेरापीज दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबाइसाइडल। वो थेरापी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे तो उसको माइक्रोबाइसाइडल कहते हैं, और वो थेरापी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, ग्रोथ को रोक दे, तो उसको माइक्रोबायोस्टैटिक कहते हैं। एम्पिरिक थेरापी वो थेरापी होती है जो कि अभी तक हमारे साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, उसका कल्चर टेस्ट ले किया है लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो और पेशेंट जो है ना वो वर्सन होता जा रहा है, मतलब उसका जो कंडीशन है वो और भी वर्सन होता जा रहा है। तो उसके लिए हम फिर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं जिसको हम एम्पिरिक थेरापी कह सकते हैं। डिफिनेटिव वो फिर थेरापी होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन, मतलब कल्चर टेस्ट का रिजल्ट आया है और उसके लिए हम फिर एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक थेरापी यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफिनेटिव, या इसको हम नैरो स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक जो है ना ये हम प्रिवेंशन के लिए मतलब एडमिनिस्टर करते हैं। अगर किसी बंदे को रिस्क हो किसी डिजीज़ के तो इसके रिस्क को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे साथ वैक्सीन हो गए, अभी जो कोरोना आई थी तो कोरोना में हर एक बंदे को चाहे उसे लग गई हो कोरोना या ना लग गई हो तो उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं वैक्सीन क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ एक प्रोफाइलेक्टिव थेरापी है। पेशेंट को रिस्क है कोरोना लगने की, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक थेरापी पहले से ही कर देते हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स को ख़त्म करते हैं। फिर हमारे साथ है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का जो लफ्ज़ है ये डिराइव हुआ है एंटीबायोसिस से। एंटीबायोसिस मीन क्या है, अगेंस्ट लाइफ, मतलब ये जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट यूज़ होते हैं, उसके लाइफ को ख़त्म कर देती है। एंटीबायोटिक्स आर एजेंट्स मेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सिंथेटिक। एंटीबायोटिक्स जो है ना ये एक ऐसे एजेंट्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी लिया जा सकता है, और दूसरा ये कि ये सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक वो होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन प्रोड्यूस, वो बैक्टीरिया जिससे एंटीबायोटिक्स बन जाते हैं, तो उसमें हमारे साथ क्या क्या आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस आते हैं, बेसिलस आता है, मोल्ड्स में यानी फंजाई में हमारे साथ पेनिसिलियम नोटेटम आता है। पेनिसिलिन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आगे हम बताएंगे। सेफलोस्पोडियम आते हैं, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नेचुरल एंटीबायोटिक्स है। बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक्स। अब बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स का क्या फंक्शन है, मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे फंक्शन करते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन बॉडी में किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक से या जीआई ट्रैक से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से या स्किन से एंटर हो सकते हैं। ये किसी भी रूट से एंटर हो सकती है। स्किन से कैसे, अगर किसी को बेडसोर लग जाए या किसी को अल्सर हो जाए तो उससे भी बैक्टीरिया एंटर हो सकती है। ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स आर एक्टिवेटेड। ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना उसके बाद एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपना साइन एंड सिम्टम शो करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन के जरिए अपना साइन एंड सिम्टम शो कर देते हैं। हमारे साथ इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम है, स्वेलिंग हो गए, हीट हो गए, रेडनेस आ गए एंड फैन होता है। और दूसरा ये कि फंक्शनलेस वो एरिया बन जाती है, मतलब अपना फंक्शन पर परफॉर्म नहीं कर देती। तो हमें पता चलता है कि कोई एंटीमाइक्रोबियल या कोई माइक्रोब्स एंटर हो गए हैं बॉडी में। द गोल ऑफ एंटीबायोटिक थेरापी इज, अच्छा, और जो गोल होता है एंटीबायोटिक्स का तो वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक थेरापी का ये गोल होता है कि वो पॉपुलेशन ऑफ इन्वेडर्स यानी जो बाहर से आए हुए एजेंट्स है उसके पॉपुलेशन को रोक दे, दूसरा ये कि उसको किल कर दे, और ये अपना जो इम्यून सिस्टम है, जो बंदे का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग कर दे। तो इन्वेडर के खिलाफ इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर देती है।
ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो इसमें हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो थिक लेयर से बनती है, और दूसरा है कि वो उसका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनता है। और जो स्ट्रेन आता है, यानी जब इसको हम ग्राम स्ट्रेन प्रोसीजर देते हैं तो इसका स्ट्रेन जो है ना वो हमारे साथ क्या बनता है, पर्पल स्ट्रेन बन जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसका सेल वॉल थिन होता है, यानी इसमें थिन सेल वॉल होता है, ये भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। और दूसरा ये कि इसमें एक आउटर लेयर उस पर चढ़ा हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होता है। और इसको जब हम स्टेन देते हैं तो इसका जो स्टेन बन जाता है वो फिंक हो जाता है, यानी इसमें फिंक स्टेन आता है। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज है कि वाइल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन के, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है वो ओनली एंड ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है। ये आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डिफिनीशन, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि हमारे साथ क्या है, कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी वो केमिकल्स होते हैं जो कि हम किसी पॉजिटिव एजेंट के खिलाफ यूज़ करें, जैसे कि जो टॉक्सिक एजेंट हो, जो टॉक्सिक डिजीज़ हो, जैसे कि हमारे साथ एंटीमाइक्रोब्स हो गए, मैलिग्नेंट सेल्स वगैरह हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पे है कीमोथेरेपी मीन्स। कीमोथेरेपी का क्या मतलब है? कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि वो ड्रग जो कि हम यूज़ करते हैं एरिडिकेट करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि हमारे साथ क्या है, मैलिग्नेंट सेल्स हो गए, पैरासाइटिक वर्म्स हो गए, या बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया है तो उसको इसके उसके ख़त्म करने के लिए जो थेरेपी हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग वो ड्रग्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं ट्रीट करने के लिए, किसी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉरी स्टूडेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए, तो उसको हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, या किसी बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग यूज़ होते हैं तो उसको हम एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अब क्या है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया जो कि रेजिस्ट करे किसी ड्रग को, यानी किसी ड्रग के प्रेजेंट में वो अपना फंक्शन फिर भी परफॉर्म कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन जो है ना, अगर कोई इन्विजन आया है, द इन्विजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन, किसी इन्विजन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन, अगर पैथोजन जो है ना वो रिप्रोड्यूस हो जाए, वो अपना मल्टीप्लिकेशन करे, तो किसी बॉडी के टिश्यूज़ में, किसी होस्ट में, ह्यूमन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। सेप्सिस किस चीज़ को कहते हैं? अगर हमारे ब्लड में कोई टॉक्सिन आया है, कोई टॉक्सिस आया है, कोई टॉक्सिक एजेंट आया है, या कोई बैक्टीरिया आए है और हमारे ब्लड स्ट्रीम को सारा क्या इन्फेक्ट किया या उसमें स्प्रेड हो गई, तो उसको हम कहते हैं सेप्सिस। सुपर इन्फेक्शन का क्या मतलब है? अ न्यू इन्फेक्शन अकरिंग इन अ पेशेंट। अगर पेशेंट में प्री एग्जिस्टेंट एक इन्फेक्शन प्रेजेंट है, यानी पेशेंट में अगर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है और उसके ऊपर एक और इन्फेक्शन आ जाए, जैसे कि हमारे साथ वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। अब एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी के कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि हमारे साथ क्या है, एक तो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी टेक एडवांटेज टू ऑफ द बायोकेमिकल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे लिखा गया है कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो ह्यूमन बीइंग है उसके दरमियान डिफरेंस को मालूम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, जबकि ह्यूमन के जो होस्ट होते हैं उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं लाती। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। यहाँ पे लिखा गया है कि जो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज होते हैं तो वो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि हमारे पास जो इन्फेक्शन प्रेजेंट है सिर्फ उसको किल कर देती है, जो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी है उसको किल कर देती है, ह्यूमन होस्ट पे वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता।
that is they have the ability to injure or kill an invading microorganism without harming the cell of the host। यहाँ पे लिखा गया है कि ये एक ऐसी एबिलिटी रखती है जो कि अपने जो एंजर है या जो किलिंग है या जो इन्वेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ वो काम करता है विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द होस्ट। ठीक है, वो हार्म या होस्ट या कोई भी खतरा नहीं डाल सकता किसी होस्ट पे, जस्ट उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। इसमें ऐसी एबिलिटी है। सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब वो हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की सिलेक्शन कुछ पॉइंट से करते हैं, जैसे कि द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई। पहले हम ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसके पर्टिकुलर जो एजेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा एजेंट है। फिर हम साइट ऑफ एक्शन को देखते हैं कि ये किस साइट ऑफ एक्शन से एंटर हुआ है, यानी ये इन्फेक्शन जो है ना ये किस साइट से आया है, किस रूट से आया है, तो उसको भी मालूम करते हैं। फिर हम मालूम करते हैं पेशेंट फैक्टर्स को कि पेशेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। द सेफ्टी ऑफ द एजेंट की सेफ्टी को हम देखेंगे और कॉस्ट ऑफ थेरेपी को देखेंगे कि इसकी कास्ट कैसी है, मतलब ये ज़्यादा ये कास्ट जो है ना ये अफोर्ड कर सकता है कि नहीं ये पेशेंट, तो इसके कास्ट को भी हम देखेंगे। अब एक एक को डिस्कस किया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गन। अब एक इन्फेक्टिंग ऑर्गन की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड सेंट्रल टू सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर ड्रग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। अब एक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के जो सेंट्रल टू सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर ड्रग, उसके लिए एक प्रॉपर ड्रग की सिलेक्शन हम करते हैं। तो उसके सिलेक्शन के लिए हम पहले उसका कल्चर टेस्ट लेंगे, उसका सेंसिटिविटी टेस्ट लेंगे और हम मालूम करेंगे कि पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग की ज़रूरत है, मतलब पेशेंट को कौन सी डिजीज़ हो गई है, कौन सी माइक्रोब्स की वजह से हो गई है, एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल है, एंटी वायरल है, एंटीबायोटिक्स है। तो उसके लिए फिर हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की क्या कर देते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं। एम्पिरिक थेरापी तब हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं जब हमें पता चले कि पेशेंट का जो कल्चर टेस्ट है वो 3 दिन बाद आएगा और इसके लिए इसका जो कंडीशन है वो क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसके लिए एक ऐसी थेरापी देनी चाहिए जो कि वर्सन हो, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। तो इसको हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरापी क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं और उस थेरापी को हम कहते हैं एम्पिरिक थेरापी। तब तक ये हम एडमिनिस्टर करते हैं जब तक हमारे साथ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है जो डिजीज़ है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर हमारे साथ है डिटरमाइनिंग एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमारे साथ 2 किस्म के ड्रग्स आते हैं, एक है बैक्टीरियोसाइडिक और एक है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल वो ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप बिल्कुल ख़त्म कर दे, मतलब किल कर दे, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो एजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है उसको रोक दे। तो इसमें हमारे साथ क्या है, इसमें हमारे साथ एक एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ये है कि जो लाइनज़ोलेट्स है, लाइनज़ोलेट एक ऐसी मेडिसन है जो कि हम बैक्टीरियोस्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक ये तब होता है जब हमारे साथ क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस एरोसिस हो गए हैं या एंटेरोकोकाई होते हैं, तो उसके लिए उसका जस्ट ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। यानी लाइनज़ोलेट स्टेफाइलोकोकस एरोस के ग्रोथ को स्टॉप कर देती है और दूसरा है कि एंटेरोकोकाई के भी ग्रोथ को जस्ट स्टॉप कर देती है। तो इसके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक है, जबकि बैक्टीरियोसाइडल है अगेंस्ट स्ट्रेन्स ऑफ एस नमूनिया। जो एस नमूनिया है, जो स्टेफाइलोकोकस नमूनिया है, तो उसके अगेंस्ट ये बैक्टीरियोसाइडल है, उसको किल कर देती है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है जो कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो ड्रग जो कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन में हम देते हैं और वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। और मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन तो वो कंसंट्रेशन जो कि मिनिमम लोवेस्ट कंसंट्रेशन में हम देते हैं और 99.9% जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसके कॉलोनी को ख़त्म कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन कह सकते हैं। इफेक्ट ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन थेरापी। अब
साइट ऑफ एक्शन का क्या इफेक्ट होता है थेरेपी पे, तो ये हम पढ़ेंगे कि जो हमारे साथ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है तो इससे क्या पास हो सकते हैं, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो फॉल हो सकते हैं, वो पास हो सकते हैं, और जो भी मतलब स्मॉल पार्टिकल्स है या लाइपोफिलिक है, मतलब जो लिपिड लोअर है या लिपिड सॉल्युबल है, तो वो पास हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा बल्कि पार्टिकल आ गया है तो वो अब ब्लड ब्रेन बैरियर से पास नहीं होगा, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, साइट ऑफ एक्शन को मालूम कर देते हैं। और जब साइट ऑफ एक्शन हम मालूम कर दे तो इसके बेस पे फिर हम क्या करते हैं, थेरेपी एडमिनिस्टर कर देते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हम डायरेक्ट आईवी दे सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे साथ जो ब्लड ब्रेन बैरियर है या जो मेम्ब्रेन है उसको पास करने के लिए अब उसको पास नहीं करना पड़ेगा, वो 100% वहाँ पे अवेलेबल होता है, साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से हम साइट ऑफ एक्शन मालूम कर देते हैं, साइट ऑफ इन्फेक्शन मालूम कर देते हैं या साइट ऑफ इंजेक्शन मालूम कर देते हैं कि कौन से साइट पे इंजेक्शन देना है। अगर कोई बल्कि पार्टिकल्स है उस ड्रग में तो वो फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर सकेगा और वो अपना साइट ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंच जाएगा। तो इस वजह से साइट ऑफ इंजेक्शन मालूम करना बहुत ही ज़रूरी है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, अब कुछ फैक्टर इफेक्टिंग है, जैसे कि हमारे साथ क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वो ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल हो तो वो जल्दी से पास हो जाएगा। जैसे कि हमारे साथ पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन लिपिड सॉल्युबल है और ये बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जल्दी से इनहिबिट कर देती है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। मालिकुलर वेट ऑफ द ड्रग, ड्रग की जो मालिकुलर वेट है तो वो जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर लाइपोफिलिक एंड स्मॉल या माइक्रो ड्रग है तो वो जल्दी से पास हो सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर से, जबकि जो बल्कि पार्टिकल्स है तो वो पास नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमने मालिकुलर वेट भी मालूम करना है। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, अगर हर एक ड्रग अगर ऐसा ड्रग है जो कि हम एडमिनिस्टर करें और वो प्रोटीन के साथ बाइंड बनाए तो वो भी अपने साइट ऑफ एक्शन तक जल्दी नहीं पहुंच सकता, तो ये भी इफेक्ट करता है इंजेक्शन के साइट पे। पेशेंट फैक्टर, अब पेशेंट फैक्टर हमारे साथ कौन कौन से हैं, तो हम पेशेंट के इम्यून सिस्टम को देखते हैं कि ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है। रिनल डिस्फंक्शन को देखेंगे, अगर रिनल डिस्फंक्शन है पेशेंट को तो उसके लिए फिर हम एडजस्ट करेंगे ड्रग को। फिर हम हेपेटिक डिस्फंक्शन को देखते हैं, अगर लीवर कोई डिस्फंक्शन है तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे, उसके लिए भी एडजस्टमेंट करेंगे ड्रग की, ताकि कितने अमाउंट में देना है ये ड्रग। पुअर परफ्यूजन को भी देखेंगे कि पेशेंट का जो कोई पुअर परफ्यूजन तो नहीं है। एज को देखेंगे कि कौन से एज के लिए कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करना है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करना है, लैक्टेशन, अगर बेबी को फीड कर रही है कोई औरत तो उसके दौरान भी वो भी फिर मतलब हर एक ड्रग जो है ना वो पेशेंट के जो बेबी है तो उस पर अफेक्ट पड़ सकता है, तो इसके दौरान भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ड्रग को। सेफ्टी ऑफ द एजेंट की सेफ्टी को देखेंगे कि कितना मतलब वर्सन हो गया है या इसका जो पॉपुलेशन है वो जल्द से जल्द रिप्रोड्यूस होता है कि नहीं, तो उसको भी हम देखेंगे। और थेरेपी की कॉस्ट को भी देखेंगे कि ये पेशेंट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। ये आप लोग देख सकता है, एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो तब हम क्या करेंगे, और अगर यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है लेकिन हमें अभी कल्चर टेस्ट अपटेंड नहीं किया गया है, कल्चर टेस्ट अगर अपटेंड कर ले तो तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पहले इस साइड को पढ़ेंगे कि अगर बैक्टीरिया आ गई है, हमें पता चल गया है कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है इस पेशेंट में, तो हम क्या करेंगे, साइट ऑफ इन्फेक्शन को देखेंगे। पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन मालूम करेंगे, फिर उसके बाद कल्चर टेस्ट लेंगे। कल्चर टेस्ट जो है ना वो 3 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है, उसके दौरान हम एम्पेरिक थेरेपी को स्टार्ट करेंगे। अगर एम्पेरिक थेरेपी स्टार्ट कर ले तो आफ्टर 3 डेज जो है ना उसका कल्चर टेस्ट आया है, उसका कल्चर टेस्ट को ग्राम को हम चेक करेंगे। अगर उसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया है तो उसके लिए एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पर हम एडमिनिस्टर करेंगे। एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल्स हम क्या करेंगे, एंटी माइक्रोब्स हम एडमिनिस्टर करेंगे, ताकि उसकी जो डिजीज़ उसे लग गया है तो वही सिर्फ ट्रीट कर ले, कोई रेजिस्टेंस शो ना कर ले। तो इसके लिए हम फिर एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं। अगर हमारे साथ एक ऐसा पेशेंट आया है जो कि वर्सन है और उसका जो कल्चर टेस्ट है वो अपटेन लिया गया है लेकिन आफ्टर 3 डेज उसका रिजल्ट आएगा और पेशेंट जो है ना उसका क्रिटिकल कंडीशन है, तो उस दौरान भी हम फिर क्या करते हैं, एम्पेरिक थेरेपी को स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसका कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या है,
स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के कुछ स्पेक्ट्रम है, जैसे कि हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि जो आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है, यानी वो एंटीबायोटिक्स जो कि जस्ट एक्टिव है किसके अगेंस्ट, माइकोबैक्टीरियम, यानी जो हमारे साथ टीबी के पेशेंट होते हैं तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है। बाकी किसी भी मेडिसिन या बाकी किसी भी बैक्टीरिया के लिए ये क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव काम नहीं कर सकता बल्कि रेजिस्टेंस शो कर देता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में हमारे साथ वो मेडिसिन आते हैं जो कि एम्पिसिलिन्स हो गए, जैसे कि ये हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अगेंस्ट दोनों के अगेंस्ट काम कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वो मेडिसिन जो कि दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करे तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर हमारे साथ क्या आता है, और ये इसके एमसीक्यूज में क्या आ सकते हैं, एम्पिसिलिन आ सकते हैं, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं। फिर हमारे साथ आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और किसी और माइक्रोबियल स्पीशी को किल करे या उसको इनहिबिट करे, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसमें हमारे साथ एमसीक्यूज के लिए आ सकता है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामिनिकोल, आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। अब ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद कर सकते हैं कि जो पेनिसिलिन है वो हमारे साथ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आता है, क्योंकि इसमें ब्रॉड जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दोनों आते हैं। फिर हमारे साथ जो सेफलोस्पोरिन है तो वो भी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। स्ट्रिप्टोमाइसिन भी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, जबकि टेट्रासाइक्लिन हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, क्लैमिडिया एंड राइकेटिस, ये सारे को क्या कर देती है, राइकेटिस को भी ये इनहिबिट कर देती है। तो इसमें हमारे साथ क्या आता है, ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। फिर अगर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को देख ले तो आइसोनियाजिड हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम है, पुलिमिक्सिन नैरो स्पेक्ट्रम है और विनकोमाइसिन भी नैरो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। What is antimicrobial resistance? अब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि वो रेजिस्टेंस जो कि बैक्टीरिया में ऐसी एबिलिटी प्रेजेंट होती है जो कि ड्रग्स के इफेक्ट के दौरान भी वो क्या करे, अपना ग्रोथ को स्टॉप न कर सके, अपने जो डिजीज़ है वो काज कर ले या उस दौरान भी वो सर्वाइव कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी कहते हैं। व्हेन द ड्रग लूज द एबिलिटी टू आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, पहले वो ड्रग में ऐसी एबिलिटी थी कि वो उस बैक्टीरिया को किल कर सकती थी, लेकिन वो अब अपनी एबिलिटी जो है ना वो लूज करके वो उसमें एबिलिटी अब इतनी नहीं है कि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर दे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस वो एबिलिटी होती है जो कि पैदाइशी एक बैक्टीरिया या एक स्पीशी में प्रेजेंट होती है कि वो इस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा, एक पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट एक जो रेजिस्टेंस है वो शो करेगा। इसमें हमारे साथ इसको हम इनसेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। लैक ऑफ एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर द बैक्टीरिया टारगेट, तो जैसे कि हमारे साथ क्या है, पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन जो है ना वो जो माइकोबैक्टीरियम है उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है या उसमें सिलवाल नहीं है, और पेनिसिलिन सिर्फ सिलवाल को इनहिबिट कर देती है। इनएसेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू द बैक्टीरियल सेल, जैसे कि हमारे साथ क्या है, इसका एग्जांपल ये लिया गया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो नेचुरली रेजिस्टेंस शो कर देती है विनकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन को। क्योंकि ये इसमें जो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या कर देती है, वो बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट आउटर मेम्ब्रेन, उसकी इनएबिलिटी ऑफ आउटर मेम्ब्रेन की वजह से वो क्या कर देती है, वो रेजिस्टेंस शो कर देती है, वो रेजिस्ट करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्ट शो कर देती है विनकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन को। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का
ये एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि एक बैक्टीरिया गेन कर ले, मतलब वो पहले किल हो सकती थी, बाद में वो इतना एबिलिटी गेन कर ले कि इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग वो ग्रो करती है या वो रेजिस्टेंस वो सर्वाइव कर सकती है, तो इसको हम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कह सकते हैं। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें बीटा लैक्टामेज एक्टिविटी के, तो बीटा लैक्टामेज एक्टिविटी द फैमिली ऑफ एंजाइम, फैमिली ये क्या है, बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड साइक्लिक अमाइड जो साइक्लोअमाइड है उसके साथ बॉन्ड बना देती है। अगर वो उसके साथ बॉन्ड बनाए तो इसका रिजल्ट ये आता है कि लॉज ऑफ बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी, तो फिर जो बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी है यानी जो बैक्टीरिया की किल करने की एक्टिविटी है तो वो लॉस हो सकती है। अल्टर पीबीपीज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में ये एबिलिटी होती है कि क्या कर देती है, लोअर एफिनिटी फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है तो उसके लिए उसकी एफिनिटी लो होती है। ये आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट डे ऑफ बैक्टीरिया है तो उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है, अगर हम एंटीबायोटिक्स दे दें तो वो ख़त्म हो जाती है अगर वो बैक्टीरियोसाइडल हो। अगर वो बैक्टीरियोस्टैटिक हो तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, वो फर्दर ग्रो नहीं करती। अगर वो रेजिस्टेंस शो कर दे तो ये आप लोग देख सकते हैं वो और भी अपनी एबिलिटी को बढ़ा देती है, अपनी क़ुव्वत को बढ़ा देती है। ये क्या है, एन सेंसिटिव स्ट्रेन हमने दिया है। अगर हम सेंसिटिव स्ट्रेन दे दें तो क्या हो सकता है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर जो बैक्टीरिया है या जो एजेंट आया है, इन्वेडर है, तो उसको बिल्कुल किल करके हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट बहुत क़ुव्वतदार या ताकतवर हो जाती है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हमारे साथ बैक्टीरिया आती है, बैक्टीरियोसाइडल या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, वायरसेस के लिए एंटीवायरसल ड्रग होते हैं और बैक्टीरिया फंजाई के लिए एंटी फंगल होते हैं, जबकि प्रोटोजिया के लिए एंटी प्रोटोजियल ड्रग्स होते हैं। हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब अगर एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री की हम बात करें तो ये हम ऐसी ही बता देते हैं आप लोगों को कि जो पेनिसिलिन है वो 1928 में क्या हो गई है, उसमें डिस्कवर हो गई है और ये किसने डिस्कवर किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। तो ये दोनों एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर क्या हो गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना उसका वो अपने काम में मतलब अपने ऑफिस में था और वो ऑफिस से उसने छुट्टियां ले ली तो उसकी छुट्टियां हो गई। जब उसकी छुट्टियां हो गई तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया को कुछ डब्बों में रख दिया, मतलब छोटे छोटे डब्बे थे उसमें बैक्टीरिया को रख दिया, 5-6 डब्बे थे। तो उस बैक्टीरिया का जो रखना था तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करना था, तो वो छुट्टियों पे चला गया और उसने 5 डब्बों को बंद किया, उस पर अपना ढक्कन रख दिया, जबकि एक जो डब्बा था वो ऐसा रह गया था, मतलब उस पर जो वो थी जो ढक्कन था वो भूल गया था। तो जब वो वापस आ गया छुट्टियों के बाद, कुछ दिनों बाद वो वापस आ गया तो उसने देख लिया कि जो डब्बों पे ढक्कन रख गया था तो उसमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गई थी, जबकि जो खुला हुआ डब्बा था तो उसमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप हो गई थी, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं हुई थी। तो उसने देख लिया कि उसमें क्या है, ऐसा क्या गिर गया था उसके ऊपर या क्या हो गया था कि उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया था। तो उसने जब देख लिया तो उसके ऊपर जो है ना पेनिसिलियम नोटेटम गिर गया था, जो कि एक फंगस है, और उस फंगस की वजह से क्या हो गया था, बैक्टीरिया की जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया था। तो उसने इसको ले लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर इससे एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स क्या किया, प्रोड्यूस किया या तैयार किया, जिसको अब हम क्या कहते हैं कि पेनिसिलिन जो है ना ये भी सेल वॉल इनहिबिटर है एक बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को किल कर देती है। ये वही स्टोरी है सारी, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कैसी हो गई है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टोटली एक एक क्लास को हम डिस्कस करेंगे। अब हम जस्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं कि जो सिलवाल सेल इनहिबिटर्स बैक्टीरिया के जो सिलवाल सेल इनहिबिटर है तो उसमें हमारे साथ क्या आते हैं, पेनिसिलिन आते हैं, सेफलोस्पोरिन आते हैं, कार्बापेन आते हैं, मेनोबेक्टम आते हैं और ग्लाइकोपेप्टाइड आते हैं जिसको हम इनको माइसिन भी कह सकते हैं। फिर हमारे साथ जो वो है जो
प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, यानी जो प्रोटीन को इनहिबिट करती है, तो वो हमारे साथ उसमें क्लोरोपिनोकोल आते हैं, टेट्रासाइक्लिन आते हैं, मैक्रोलेट्स आते हैं, लिंजोलेट्स आते हैं और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइडल जो न्यूक्लिक एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, तो उसमें हमारे साथ एक ड्रग है जिसको हम क्विनोलोन्स कहते हैं। और जो इनहिबिटर ऑफ फोलेट्स यानी फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म है, तो उसमें हमारे साथ दो ड्रग्स आते हैं, ट्राइमिथोप्रिन आते हैं और दूसरा है सल्फामिथाक्सोल एंड ट्राइमिथोप्रिन। ये हमारे साथ एक ऐसे ड्रग्स है जो कि फोलेट के ग्रोथ को रोक देती है या उसको इनहिबिट कर देती है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।